नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का। 2023 में एसएससी एमटीएस कुल 27 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसका बिल्कुल, हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ हम लोग एक एक प्रश्न को देखा करते हैं। आज है वीडियो नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो कर चुके हैं, तो जो भी नहीं देख पाए, चैनल पे आपका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 4 सितंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का पेपर। कुल 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जीके सेक्शन का। 25 में 25 प्रश्न अगर आपको सही करना है मेरे भाई, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है तो आपके 10-12 से ज़्यादा प्रश्न सही नहीं होने वाले हैं जीके का, एसएससी का। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे एग्जाम का जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं जीके का। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में यह एग्ज़ाम हुआ है, तो आपके लिए पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। हाँ, चैनल को आप लोग फटाफट, जो भी आज नए जुड़े हैं, पहले वीडियो देख लो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। ठीक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं पुराने वीडियो पर कि हमको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम से ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो लिखिए टेलीग्राम में जाकर, सर्च में स्टडी पॉइंट ऑफिशियल आ जाएगा। ठीक है, चैनल आ जाएगा, लोगो दिख जाएगा, ये वाला लोगो जो है ना, ये दिख जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। मेरे भाई 2011 जनगणना का मैंने एक वीडियो करा रखा है। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। जिनका भी एग्ज़ाम है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो दमन और दीव, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें लिंगानुपात सबसे कम है मेरे भाई। कहाँ? दमन और दीव में। थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स में बता देते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो मेरे भाई, लिंग अनुपात क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। लिंगानुपात होता है जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की संख्या है, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिला हैं, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं, जो इसका रेशियो आता है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है, तो आपका दमन और दीव हो गया सही उत्तर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि राज्य में बता दो लिंगानुपात सबसे कम है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, जल्दी से बताओ। हरियाणा। कहाँ? हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव। एक पॉइंट और ध्यान से सुनो, ये तो लिंगानुपात सबसे कम देख लिए, अब लिंगानुपात सबसे ज़्यादा देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में मेरे भाई, फटाफट बता देना पेपर में, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी बता देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर राज्य में पूछे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो बताना केरल। केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में कितना लिंगानुपात है मेरे भाई, तो 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं हैं। ध्यान रखना, ये फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है। तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोकैलेसीमिया। ठीक है, हाइपोकैलेसीमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, इसी को हाइपोकैलेसीमिया नामक बीमारी बोलते हैं। याद रखना, रक्त में कैल्शियम की अगर मात्रा कम हो जाए, इसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। ठीक, चलो मधुमेह के बारे में बताते हैं, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो इसको मधुमेह बीमारी बोला जाता है। ठीक है, खून की कमी से
रक्ताल्पता जिसको एनीमिया का नाम से जानते हैं, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। खून की कमी को रक्ताल्पता बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, आयरन की कमी हो जाती है मेरे भाई। किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है, याद रखना है, ठीक है। और विटामिन B12 की भी कमी देखी गई है रक्ताल्पता में, याद रखना, यानी एनीमिया में। मलेरिया के बारे में आपको मालूम है? मलेरिया यह एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी है। और ये कैसे हमारे बॉडी में आता है? तो मच्छर अगर काट ले, अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है तो आपके अंदर आएगा बॉडी को और आपको मलेरिया होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो मच्छर से भी बच के रहना है, ठीक है। चलो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बिहार 1857 का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कुंवर सिंह आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो मेरे भाई, लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। के तहत लैपटॉप का वितरण नहीं किया जाएगा। बाकी जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, रोजगार परक कौशल, ये सारे आपको प्रदान किए जाएंगे सीखो कमाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? मेरे भाई, जेम्स वाट के द्वारा अश्वशक्ति की इकाई दी गई थी। किसके द्वारा? जेम्स वाट का। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। याद रखिएगा, अश्वशक्ति का इकाई किसने दिया? जेम्स वाट के द्वारा दिया गया भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्या है? भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखो। तन्वी शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है, याद रखिएगा। तन्वी शाह जो है ना 2010 में जीती थी। कब जीती थी? याद रखिएगा, 2010 में जीती थी मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और किस फिल्म के लिए? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। कौन सा फिल्म? स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? देखो, अगर कोई प्रश्न लिख कर लाता है तो बहुत आपको आसान शब्दों में वो प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैंने भी देखा है, बहुत सारे सर लोग जो टीचर लोग कराते हैं क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होता है भैया, ठीक है। और आप लोग पढ़ के जाते हो ऐसे लैंग्वेज और एग्जाम में आपको ऐसे लैंग्वेज देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ऑफिशियल पेपर से लगाओ, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा लैंग्वेज, ठीक है। चलो देखो इस प्रश्न को और इसका उत्तर करो। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा दाता निधि पर निर्भरता। चलो, इसके बारे में अगर पहला या दूसरा वीडियो में शायद मैंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था, सूक्ष्म वित्त संस्थान के बारे में। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सूक्ष्म वित्त संस्थान क्या होता है? इसको आप लोग माइक्रो फाइनेंस संस्थान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस से तात्पर्य क्या है, समझ लो पहले। निम्न आय वाले व्यक्ति निम्न आय वाले व्यक्ति या फिर समूह को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवा से है जिनकी पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है, यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, ऑप्शन में यही था। ध्यान रखना मेरे भाई, ये सूक्ष्म वित्त संस्थान के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या यह सेवा दे सकता है? सूक्ष्म वित्त संस्थान जो है क्या सेवा देता है? तो सूक्ष्म ऋण यानी छोटा मोटा ऋण दे सकता है। बीमा भी, याद रखिएगा, बीमा भी कराता है सूक्ष्म वित्त संस्थान। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। SHG बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से कौन सा बैंक किया था? तो मेरे भाई, नाबार्ड किया था, याद रखना।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नाबार्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करें एक एक ऑप्शन को डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। देखो नाबार्ड जो है मेरे भाई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। नाबार्ड का पूरा नाम पूछे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा। सेबी आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो इस पर थोड़ा सा बताते हैं। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी क्या करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है मेरे भाई, सेबी करता है। इंडियन बैंक भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, आप लोग को पता है इंडियन बैंक के बारे में। सहकारी बैंक आपके ऑप्शन नंबर 1 में कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं। सहकारी समितियों को वित्तीय सेवा प्रदान करता है कौन? सहकारी बैंक। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आपके लिए प्यारा प्यारा प्रश्न हम डालते हैं। नाबार्ड की स्थापना बताइए कमेंट बॉक्स में। नाबार्ड की स्थापना बताइए और सेबी का भी स्थापना बताइए, और पूरा डिटेल्स में जितना हो सके आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सबसे खूबसूरत कमेंट बढ़िया तरीका से करता है। आज देखते हैं किसका कमेंट आता है ज़बरदस्त तरीका से। ठीक है, चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबको मालूम है, सबको पढ़ाया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। अब आपके 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। क्या कौन सा कथन चुनना है? सही कथन को चुनना है। एक एक करके हम पढ़ते हैं, आप लोग समझते चलिएगा। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, क्या ये सही बात है? बिल्कुल पहला क्या हमारा सही है, क्योंकि मेरे भाई जो अधिनियम 1935 आया था वो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, वहाँ से संचालित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। ये भी सही तो लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि भारत और बर्मा सरकार के 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ आपसे गलती होगी, 1 अप्रैल 1935 को यह अधिनियम प्रारंभ किया गया ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ध्यान से मेरी बात को सुनो। 1 अप्रैल 1935 को यह अधिनियम को लागू नहीं किया गया था, बल्कि लागू इसको किया गया था 1 अप्रैल। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान से सुनो, और हो सके तो कॉपी पे इसको स्टार बना के लिख लो, पेपर में डायरेक्ट आएगा। 1 अप्रैल 1937 में, 35 नहीं 37 में इसको लागू किया गया था। और इसने क्या क्या प्रावधान लाया, क्यों यह हमारे लिए खास है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को। सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, और साथ में मेरे भाई संघीय, कौन सा? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया था अधिनियम 1935। तो हमारा सही उत्तर होगा 1 और 2। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई? यानी जिसको ट्राइज्म बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना शुरू किया गया 1979 में। याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो थे ये समझ रहे थे कि करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को, जो गांव में रहते हैं युवा, उनको रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया। कौन सा योजना? ट्राइज्म के तहत 1979 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा सौरव गांगुली की आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका है? सौरव गांगुली का है। चलो ऑप्शन डिस्कशन करते हैं। मेमोरीज ऑफ लाइफ एंड टाइम्स किसकी है? ध्यान रखना मेरे भाई, ये हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल का। बिपिन चंद्र
पाल का ये किताब है, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, बिपिन चंद्र पाल। अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी किताब है? तो अभिनव बिंद्रा की किताब है, याद रखना मेरे भाई। अ शॉट एट हिस्ट्री। अच्छा, अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो भैया शूटिंग से है, आपको याद रखना है, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ देख लिए, सौरव गांगुली। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ये किसका बुक है? तो याद रखना मेरे भाई, ये हो जाएगा बिमल प्रसाद के द्वारा लिखा गया और सुजाता प्रसाद, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद मिलकर द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन लिखा। किसके लिए लिखा गया मेरे भाई? तो आप लोग को याद रखना है, जय प्रकाश नारायण के लिए लिखा गया यह किताब है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो मेरे भाई, भारत की जलवायु जो है ना, वो उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत आता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पेपर में देखने को मिलता होगा, आशा करते हैं आपको यह याद भी होगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके समझा देते हैं, नहीं तो बोलोगे कि समझाते नहीं हैं। शुष्क जलवायु क्या है? तो देखो, इस जलवायु में बहुत कम वर्षा होती है तथा यह मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून, उच्च तापमान होता है हमारे यहाँ, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसा तापमान है, उच्च तापमान, और मौसमी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मानसून में क्या होती है? मौसमी वर्षा होती है। ध्रुवीय जलवायु के बारे में, यह जलवायु अत्यंत ठंड तापमान की होती है। ध्रुवीय जलवायु काफ़ी ठंडी होती है और अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है ध्रुवीय जलवायु। रेगिस्तानी जलवायु की बात करें तो याद रखना मेरे भाई, यह सहारा रेगिस्तान जो है ना, उसमें पाई जाती है रेगिस्तानी जलवायु, जिसको मरुस्थलीय जलवायु भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? तो ISSF किससे संबंधित है मेरे भाई? तो शूटिंग से संबंधित है। किससे है? शूटिंग से। और किसने कितने भारत ने गोल्ड मेडल जीता? याद है किसी को? तो 6 गोल्ड मेडल भारत जीता है विश्व कप 2023 में ISSF जूनियर में, ठीक है ना। अब और बताते हैं, चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 2023 का ISSF कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था मेरे भाई। कहाँ हुआ था? जर्मनी में इसका आयोजन कराया गया। और भारत कितना गोल्ड जीता? 6 गो गोल्ड जीता। स्थापना कब हुआ ISSF का? स्थापना कब हुआ है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, 1907 में स्थापना हुआ। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जर्मनी में ही हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, ठीक। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या चीज़ है। ध्यान रखो, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें सरकार की शासन करने की क्षमता पर विश्वास न होने की बात कही गई हो, उसको अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले 15 नंबर प्रश्न है, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगुण जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती हैं। ये हो जाएगा घुसाड़ी, हो जाएगा मेरे भाई, घुसाड़ी नृत्य, याद रखना इसका सही उत्तर। देखो मेरे भाई, घुसाड़ी जो है डंडारी मंडलिया कोलम और राजगुण जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़ा तक दिवाली के त्यौहार के दौरान घुसाड़ी का प्रदर्शन करते हैं, याद रखिएगा। चलो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट मैं बता देता हूँ जिसको ध्यान रखना है। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है, और कहीं होता है तो झारखंड में होता है, और कहीं होता है पश्चिम बंगाल में होता है। राउत नाचा याद रखना छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा?
छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और बताएं घुसाड़ी कहाँ का है? घुसाड़ी बताओ फटाफट। तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। और कहाँ गया? बैगा परधोनी। बैगा परधोनी याद करना, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और कभी कभी पश्चिम बंगाल भी इसका ऑप्शन में आता है, पूछता है, ध्यान रखना ये दोनों। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया? अब देखो कैसे प्रश्न 2019 का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। अभी 6 महीना बाद फिर पूछ सकता है, 2 महीना बाद किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न, याद रखना। तो सत्रिया हो जाएगा, सत्रिया हो जाएगा मेरे भाई। और सत्रिया के क्षेत्र में डॉक्टर सुनील कोठारी को माधव देव पुरस्कार दिया गया। कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है? असम सरकार के द्वारा दिया जाता है माधव देव पुरस्कार। किसको दिया गया? तो सुनील कोठारी को, और सत्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। चलो डिटेल्स में बात करें तो सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? बताओ ना, असम बोलो, क्या दिक्कत है बताने में। बगरुम्बा कहाँ का है? असम का है। बिहू असम। ओजापल्ली ट्रेंडिंग प्रश्न है, ओजापल्ली जो है ये भी आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, याद रखना। काफ़ी ये प्रश्न पूछा जा रहा है ओजापल्ली से। अगला प्रश्न देखते हैं। का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो मेरे भाई जादूगरनी का नृत्य किसका अर्थ है? वह है मोहिनी अट्टम का। जादूगरनी का नृत्य किसको बोला जाता है? मोहिनी अट्टम को बोला जाता है। और ध्यान रखो मेरे भाई, एसएससी ऐसे प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के पूछता है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है नृत्य? तो केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली भी केरल का है। ये सारे आपको याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? पहले तो ये बताओ, ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? याद है ना? याद है ना? क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। बात करें मेरे भाई, ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में 2023 में। किसने जीता? तो टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। ये सारे पॉइंट याद कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अगर आप जीके पढ़ते हो तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में हमेशा पढ़ने को मिलता है। याद रखना 1976 में संशोधन किया गया 42वां नंबर का संविधान में। ठीक, इसको जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु लघु संविधान भी बोला जाता है। प्रश्न पूछेगा लघु संविधान किस संशोधन को बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अच्छा, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या जोड़ा गया बताओ? प्रस्तावना में जोड़ा गया था मेरे भाई। प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी। उसके बाद क्या जोड़ा गया? दोहराओ। धर्मनिरपेक्ष। और ये तीसरा क्या जोड़ा गया? बता दोगे कमेंट बॉक्स में? चलो हम बता देते हैं, तो बोलोगे कि आधा अधूरा बता देते हैं। अखंडता हो जाएगा। ठीक है, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसी को लघु संविधान भी बोलते हैं। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा। कभी भी गलती मत करना इस प्रश्न का उत्तर देने में। आम्र वर्षा जो है मार्च अप्रैल में आती है मेरे भाई। ठीक है, जो पूर्व मानसून वर्षा होती है केरल और कर्नाटक में, और इसमें आम काफ़ी मात्रा में पकता है, इसलिए इसको नाम रखा गया आम्र वर्षा। ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया मेरे भाई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया? किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अब बताएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो।
कब लिखा गया था? तो 1994 में। मैंने इसको क्यों बताया? तो बिहार एसएससी में यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक जो कि आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की, कब प्रकाशित की गई? 1994 में की गई थी। ये नेल्सन मंडेला है क्या? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और काफ़ी हद तक सुधार किया मेरे भाई। नेल्सन मंडेला को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भैया अहमदाबाद गुजरात में स्थित है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, भारत और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था फाइनल मुकाबला, भारत उसमें हारा था। इसी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, अहमदाबाद में बनाया गया, गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? पहले ही वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, तो देख लो रिपीट कैसे होते हैं प्रश्न। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अलवर। अलवर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान का एक जिला है अलवर, याद रखना। और श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ लगता है? तो अलवर में लगता है। ठीक है, समझ में आया ना? देखो मेरे भाई, श्री जगन्नाथ जी मेला जो है राजस्थान के अलवर में तो लगता है, लेकिन ये जो मेला है किस देवता के लिए है? तो याद रखना भगवान विष्णु हो जाएंगे। ये जो जगन्नाथ जी मेला लगता है भगवान विष्णु के उपलक्ष्य में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अब बताओ किसको किसको वीडियो अच्छा लगा, किसको किसको आगे वीडियो देखना है। जिसको आगे वीडियो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ो मेरे भाई। ठीक है, आपको सारा PDF वहाँ अपडेट किया जाता है। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो बप्पी लहरी, जिनको आप लोग काफ़ी प्यार देते हैं, तो बप्पी लहरी हो जाएगा सही उत्तर, जिनका जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में, बप्पी लहरी का। तो ये था कुल हमारा 25 प्रश्न। आपको ये 25 प्रश्न कैसे लगे? आज का प्रश्न काफ़ी टफ मात्रा में था, काफ़ी भारी था, और इसमें अगर आप 15 कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा माना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि पेपर वाकई में बनाया गया है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।